त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का कहाँ पे उपयोग होता है, इस चैप्टर में आने वाले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम किस आधार पर रखा गया है और अंत में इस चैप्टर पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड्स और मेट्रॉन माने मेजर करना या नापना। यही बात जो है त्रिकोणमिति में हिंदी में भी है। त्रि माने 3, कोण माने कोण और मिति माने मापना होता है। वास्तव में त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी आकृति जो त्रिकोण हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज या ट्रायंगल को ही कहते हैं, इसी को नापना होता है। लेकिन अब त्रिभुज में किस चीज को नापेंगे? त्रिभुज में इसी चीज को नापेंगे जो इनमें है। ट्रायंगल में वास्तव में है क्या? ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, इन्हीं को नापना है। वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध को ज्ञात करते हैं, नापते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई त्रिभुज तो कई तरह के होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, राइट ट्रायंगल होंगे, ये तरह तरह के ट्रायंगल होंगे, तो कितना हम पढ़ेंगे? तो पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये समस्या नहीं है। इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में, हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। शेष त्रिभुज अगर दिया भी हो तो उसे किसी तरह हमें राइट ट्रायंगल बनाना होता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चैप्टर जो है केवल समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल में ही बात करती है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के उन प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होता है। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा और 2 साइड्स जो है ऐसे एकदम सीधा आपस में खड़े होंगे। ये 90 डिग्री का एंगल हुआ और तीसरा वाला ऐसे आपस में मिला होगा। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली, इसे AC, जैसे AC है, इसे हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसे हम हमेशा क्या करेंगे कि H से प्रदर्शित करेंगे। देखिए H, ये AC जो है, AC के बारे में दिया गया है। अब देखिए जो 2 साइड्स हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगी हुई हैं, समकोण बनाती हैं, इन भुजाओं का भी नाम दिया जाएगा। वास्तव में कुछ लोग ये समझते हैं कि जो भुजा खड़ी है इसे लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो ये पड़ी है इसे बेस बोलते हैं, ये नीचे है इसलिए इसको बेस बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है उनका। ऐसे लोगों का ये कॉन्सेप्ट, यदि एक ट्रायंगल इस तरह से हो तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये तो मान लीजिए कर्ण हो गया, तो फिर अभी दोनों ही तिरछा खड़े हैं, तो किसे परपेंडिकुलर कहें और किसे बेस कहें, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में परपेंडिकुलर या बेस जो है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, कोण के सापेक्ष होता है। जैसे अगर कोण C की बात करें तो हम कल्पना कर लेते हैं, इसे हम x डिग्री कह दे रहे हैं फिलहाल, तो इसके सामने जो साइड है AB, ये C के लिए परपेंडिकुलर होगा और BC तब बेस कहलाएगा। इसी तरह एंगल A के लिए इसके सामने जो साइड है, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे एंगल A के लिए, और तब AB जो है एंगल A के लिए, कोण A के लिए बेस का काम करेगा। तो इसके पीछे परपेंडिकुलर और बेस के पीछे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो देखिए यदि ये एंगल X, देखिए यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, AB जो साइड है, इस एंगल के लिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं, AB अपोजिट साइड टू एंगल C को हम क्या किए हैं, X मान लिए हैं, तो X डिग्री के लिए इसे सम्मुख भुजा भी बोलेंगे। सम्मुख माने सामने है, और इसे परपेंडिकुलर या लंब बोलेंगे, और इसे भुजा को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं। या अपोजिट साइड यदि कहना है तो इसे हम O से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह इस एंगल के लिए, सिर्फ X के लिए, अब BC जो है एडजेसेंट साइड कहलाएगा। एडजेसेंट को A से हम प्रदर्शित करेंगे, या इसे संलग्न भुजा भी कहते हैं। C से संलग्न सटी हुई है संलग्न भुजा, और एंगल C के लिए या X के लिए ये बेस
या आधार भी कहलाएगा। इसे हम बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक नया शब्द इस ट्रिग्नोमेट्री में आता है, x की जगह। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ते हैं। यदि ये x डिग्री होता तो यहाँ समझते हैं किसी भी ट्रायंगल में हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम जो है 180 होता है। यदि कोण, इसमें तो कोण B 90 डिग्री का है ही, तो कोण A और कोण C, ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? सम होता है 180, तो ये अकेले 90 डिग्री का है। तो अब ये दो मिलके 90 डिग्री के होंगे। पहला वाला अगर x डिग्री का है तो जाहिर है कि दूसरा वाला अब 90 में से घटाने पे जो आएगा वही। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि ये 30 डिग्री का होगा तो ये 60 डिग्री का होगा, ये 45 का होगा तो ये भी 90 में से घटाएंगे तो 45 डिग्री का ही होगा। तो देखिए, इस बात को यहाँ पे समझाया गया है। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के लिए एक नए अल्फाबेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से XYZ अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट हैं, उसी तरह ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज में एक अल्फाबेट है जिसे हम थीटा बोलते हैं। थीटा, या हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं थीटा। इसका ज्यादा इस्तेमाल त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में होता है कोण को प्रदर्शित करने के लिए। तो आगे से हम लोग यहाँ पे थीटा लिखेंगे। तो जाहिर है कि ये वाला त्रिकोणमिति में सर्वाधिक उपयोग होने वाले या ट्रिग्नोमेट्री का जो वास्तव में बेस है वो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आप लोग पढ़ भी चुके हैं। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसकी सहायता से इस्तेमाल क्या करते हैं कि कोई भी दो साइड अगर दिया हो तो तीसरी साइड हम ज्ञात कर सकते। कोण त्रिभुज ABC है, हम देखना चाहते हैं कि कोण और भुजाओं में कैसे संबंध है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये कोण थीटा को हम क्या करें कि थोड़ा सा बढ़ा दें और बढ़ा के फिर से समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब ये कोण थीटा बढ़ेगा तो ये अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग हम जानते हैं कि 90 अंश होता है। ये वाला अकेले 90 अंश है, तीनों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए, कोण के बढ़ने से एक कोण छोटा हुआ और लंब बढ़ गया, कोण भी बढ़ गया, लेकिन आधार हम उतना ही रखे हुए हैं। तो यदि हम पहले वाले त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात ज्ञात करें और अब जो नया त्रिभुज बन गया उसमें लंब MB और BC का अनुपात ज्ञात करें, तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं होंगे। अर्थात कोण के बदलने से अनुपात, भुजाओं के अनुपात बदल जाते हैं। लेकिन हम दूसरी स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। इसमें कोण को बिना डिस्टर्ब किए कोण उतना ही रहेगा और भुजाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नया त्रिभुज MPC बना दिया, जिसमें कोण भी 90 अंश का है। हम सब देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज MPC दोनों ही समरूप होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज हम लोग पढ़ चुके हैं। सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर पहले पढ़ा जा चुका है। तो सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि जो साइड्स होते हैं वो आपस में रेशियो उनका बराबर होता है। तो एक उदाहरण ले रहे हैं कि MP बटा AB और MC और AC लंब और कर्ण का अनुपात भी बराबर होगा, अन्य भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा, लेकिन हम दो ही उदाहरण लिए हैं। यहाँ से MP बटा MC बराबर AB बटा AC, अर्थात लंब बटा कर्ण। हम देख रहे हैं कि यदि कोण उतना ही हो तो भुजाओं के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भुजाएं चाहे कितने भी लंबी हो, चाहे कितने भी छोटी हो, इन त्रिभुजों, ये त्रिभुज यदि अलग अलग भी बने हों लेकिन कोण बराबर हो तो भुजाओं की लंबाई का उनके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लंब और कर्ण के लिए ही नहीं, कोई भी दो जोड़ा ले लेंगे, तो कोई भी दो पेयर ले लेंगे साइड्स का, तो ये सही होता है। इसका इस्तेमाल आगे किया जाएगा। पहले हम एक समकोण त्रिभुज के
लंब और कर्ण के अनुपात यानी AB और AC, जिसे P और H से प्रदर्शित किया गया है। यदि सम्मुख भुजा की बात करें तो पहले ही बताया गया, इसे O से और H से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए AB और AC यानी कि दो भुजाओं के रेशियो को हम समझना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। कोण थीटा है उतना ही रहेगा। इसको समझने के लिए हम एक यूनिट सर्किल बनाते हैं। यूनिट सर्किल का मतलब होता है कि ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस जो है वो 1 हो। यहाँ पे इसी चित्र को हम यहाँ पे बना लिए हैं ABC, ये 90 डिग्री है। इस रेशियो को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सोचिए कि यदि ये सड़क के यहाँ चला जाए आगे तो क्या होगा, लंब बढ़ जा रहा है, बेस छोटा हो जा रहा है, एंगल बढ़ जा रहा है, लेकिन कर्ण हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि उसकी लंबाई हमने 1 यूनिट मान ली है। कर्ण जो है OA रेडियस का काम कर रहा है। इस रेशियो को सबसे पहले आर्यभट्ट ने, अपने देश के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने लगभग 500 AD में अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम नाम के उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया था। हम लोग जानते हैं कि किसी सर्किल में जो ये लाइन होती है, जो सेगमेंट होता है, इसे कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड या जीवा बोलते हैं। उन्होंने अपने इस पुस्तक में, चूंकि ये अर्ध जीवा है, उन्होंने नाम दिया था अर्ध जीवा, और यहीं से एक नया शब्द आया इस रेशियो के लिए, जिसे उन्होंने जीवा नाम से ही जया नाम आया। जया नाम जो है, इस रेशियो को AB और AC को उन्होंने अपनी पुस्तक में जया नाम दिया। इस रेशियो को आज भी हिंदी में जया कहा जाता है। चूंकि ये कोण थीटा से के लिए है, अगर थीटा बदल जाएगा तो ये रेशियो भी हम देख चुके हैं पहले कि ये घट बढ़ जाते हैं, इसलिए रेशियो, तो जया थीटा इसका नाम दिया गया। ये पुस्तक जब अपने देश से अरब कंट्रीज में गई, अरब देशों में गई, तो वहाँ इसका नाम वही रखा गया। लेकिन वहाँ से जब लैटिन देशों में गई, लैटिन भाषा में जब इसका अनुवाद हुआ, तो एक शब्द आया इसके लिए, साइन। साइन का मतलब भी जीवा ही होता है, कॉर्ड ही होता है। और आगे चल के इसका एक और शब्द ला दिया गया जिसे साइनस बोला गया। साइनस इसलिए बोलते हैं कि जब हम आगे इस रेशियो को पढ़ेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो है इस तरीके से आता है, ये 1 है, ये -1 है, और चूंकि ये इस सांप के आकार का, सर्पिल के आकार का है, लहरदार है, इसलिए साइनस बोलते हैं। यहीं से अंग्रेजी में इसका नाम, जया का नाम साइन रख दिया गया। और यहाँ देखिए ये नाम आ गया साइन थीटा। लेकिन आगे चल के एक अंग्रेज प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने कहा कि 3 ही अक्षर का इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा अक्षरों का इस्तेमाल न किया जाए। तो इसका नाम हो गया, इस रेशियो का नाम हो गया साइन थीटा। तो फिर एक बार देखिए कैसे बदलता गया। अर्ध जीवा से जया हुआ, जया से घूमते घामते अन्य देशों में साइनस होते हुए अंत में ये साइन नाम आ गया। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये अनुपात जो है कोण पर डिपेंड है। कोण बदलेगा तो अनुपात बदल जाएगा, इसलिए कोण को लिखना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे, केवल साइन लिख दें तो ये गलत है। हमेशा पूरा लिखना है साइन थीटा। और ये भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो है, साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, ये एक शब्द है, पूरा का पूरा हमें लिखना चाहिए। तो साइन थीटा वास्तव में क्या है? साइन थीटा किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को कहा जाता है, या उसके अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोला जाता है। दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात जो BC बटा AC यानी बेस और हाइपोटेन्यूज यानी आधार और कर्ण, दूसरे शब्दों में एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बारे में बताएगा। आइए उसको समझते हैं। पहले कोण को देखते हैं।
इस कोण हमें हमारा थीटा ही रहेगा। इसका क्या ना, ये थीटा के लिए कुछ इसका नाम हम देने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सा इस चित्र को हम साइन थीटा के पदों में समझ लेते हैं, टर्म्स में समझ लेते हैं। वास्तव में यदि इस कोण को ध्यान से देखें, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, यानी ये जो कोण ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या जिसे हम लोग पूरक कोण या कोटि पूरक कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण कहलाते हैं। यदि इसकी सहायता से यदि हम इस कोण का साइन 90 माइनस थीटा निकालें तो आएगा, इसके सामने के लिए लंब BC है, लंब BC है, और कर्ण तो खैर वही रहेगा AC। यहाँ से देखिए हम वास्तव में जो कुछ पढ़ना चाह रहे थे, ये साइन उसके लिए इस रेशियो के लिए साइन 90 माइनस थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों? इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण है। तो वास्तव में यहाँ पे क्या है, ये साइन 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा का ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या किया जाएगा, इसके नामकरण के लिए इतना बड़ा हटा देंगे, ये हटा देंगे यहाँ से, और सिर्फ CO और साइन लगा देंगे तो नाम हो जाएगा कोसाइन। लेकिन जैसा कि नियम है कि 3 ही अल्फाबेट लिखने हैं, तो देखिए हमने मिटा दिया और बच गया क्या चीज, कॉस, COS। तो नया रेशियो आया उसका नाम है कॉस थीटा। ध्यान देते हैं कि स्मॉल लेटर से ही नाम लिखने हैं और 3 अक्षर में ही लिखने हैं। तो कॉस थीटा का मतलब है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात AB बटा BC यानी लंब बटे आधार या अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड के बारे में समझते हैं। फिर हम आते हैं यूनिट सर्किल में, जिसका हम जानते हैं कि रेडियस जो है 1 है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको समझने के लिए इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आते हैं और ट्राइंगल को ऐसे बनाते हैं कि ये वाला पॉइंट चला जाए यहाँ, यानी कि A, B और C। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, AB। तो AB बराबर बटा BC। अब BC हम जानते हैं कि इसका रेडियस 1 है, तो यहाँ क्या करते हैं, ये 1 हो गया। अब देखिए AB है क्या, AB वास्तव में अगर इसको बढ़ा दें तो हम देख रहे हैं कि ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इसलिए चूंकि ये इस तरह से हम समझ रहे हैं कि ये AB जो है स्पर्श रेखा या टेंजेंट है, इसलिए इस रेशियो को नाम दे दिया गया टेंजेंट थीटा। और फिर वही नियम कि चूंकि 3 ही अक्षर लेने हैं इसलिए टैन थीटा, इसका नाम हो गया टैन थीटा। टैन थीटा समकोण त्रिभुज में लंब और आधार या अपोजिट साइड एंगल के और एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है। अब अगला जो है ठीक उसी तरह से अगला जो नाम आएगा, जिस तरह से साइन के बाद को लगाने के बाद कॉस आया था, इसमें भी को लगा देंगे, सेम कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। तो को इस टैन के आगे को लगा देना है, तो वह रेशियो आएगी BC बटा AB, जो कि हमारा A बटा O या बेस बटा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन फिर वही नियम लगेगा
कि नहीं भाई तीन ही अक्षर का इस्तेमाल करना है, तो ये मिट जाएगा। और चौथा जो हमारा रेशियो आएगा उसका नाम होगा कॉट थीटा। पांचवें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, जो BC बटा AC यानी एडजेसेंट साइड बटा हाइपोटेन्यूस या ये आधार बटा कर्ण होगा। इसे फिर यूनिट सर्किल में आते हैं इसका नाम रखने के लिए, BC बटा AC। BC क्या है, BC उतना ही रहेगा चाहे जितना हो, लेकिन AC 1 है क्योंकि यूनिट सर्किल का रेडियस 1 होता है। तो BC, ये BC है क्या चीज, BC को वास्तव में बाहर की ओर फैलाएं तो ऐसी कोई लाइन जो वृत्त को काटते हुए छेदते हुए जाती है, इसे हम सेकंड पढ़ते हैं, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसे छेदक रेखा हिंदी में बोला जाता है। तो इस रेशियो का नाम यहीं से आ गया सेकंड, सेकंड थीटा। लेकिन वही नियम लगाएंगे कि तीन ही अक्षर होने चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा SEC, सेक थीटा। सेक थीटा वास्तव में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। अब अगला वाला लास्ट जो हमारा त्रिकोणमितीय रेशियो होगा, वो पांचवें वाले के नाम में ही CO लगा देना है। और ध्यान ये रखना है कि स्मॉल लेटर का में ही लिखते हैं, ऐसा नहीं कैपिटल लेटर में आप लिख दीजिएगा। कोसेक थीटा ये होता है, ये हमारा लास्ट बचा है कर्ण बटे आधार यानी AC बटा AB, ये लास्ट बच गया था, जो वास्तव में क्या है, कर्ण बटा ये अपोजिट साइड O या कर्ण बटा परपेंडिकुलर, इसका नाम कोसेक है। लेकिन यदि वो नियम लगाए कि तीन ही अक्षर का इस्तेमाल करना है, तो कॉस थीटा इसका नाम हो जाएगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उस परेशानी से बचने के लिए इसका पूरा नाम रहेगा कोसेक थीटा। आइए फाइनल एक निष्कर्ष के रूप में समझ लेते हैं। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, जिसकी परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें इनमें भी तीन ही मेन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। यदि हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा का इनवर्स यानी उल्टा कोसेक थीटा है, यानी साइन थीटा बराबर है 1 बटा कोसेक थीटा। ऐसा क्यों, देखिए लंब बटा कर्ण, और यहाँ है कर्ण बटा लंब, P बटा H, H बटा P, यानी एक दूसरे के उल्टा है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि कोसेक थीटा सेक थीटा का उल्टा है, B बटे H, H बटे B, हाइपोटेन्यूस बेस। और फिर देखिए टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के इनवर्स हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसी क्रम में याद करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर देखिए एक और याद करें, पहला वाला साइन थीटा है तो उसमें को लगाए हैं तो दूसरा वाला आ गया है। तीसरे वाले का नाम है टैन थीटा, उसमें को लगाए हैं तो कॉट थीटा आ गया है। सेक थीटा में को लगाए हैं तो कोसेक थीटा आ गया है। अब हम शुरू के 3 को अगर हम याद रख लें किसी तरह से इस रूप में P बटा H जो है, तो बाकी वाले भी हम याद कर लेंगे। पहला वाला 6वें का उल्टा, दूसरा वाला 5वें का, तीसरा वाला 4थे का उल्टा है। तो याद करने के कुछ ट्रिक्स हैं। पहला ट्रिक हम लिख रहे हैं, इन शुरू के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने का पहला जो ट्रिक है वो है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का माने LALKKA। इसका मतलब है कि पहले वाले अक्षरों को देखिए, L बटा K, हिंदी में इसको बोलेंगे लंब बटा कर्ण। ये पहला वाला है, पहले अक्षर जो है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरे वाले को देखिए A बटा K, A बटा K मतलब आधार बटा कर्ण, A से आधार, ये हिंदी में चल रहा है ध्यान दीजिएगा। ये कॉस थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा के लिए है। और टैन थीटा L बटा A, लंब बटे आधार, ये टैन थीटा का है। यदि ये तीनों याद हो गए तो बाकी के 3 हम जानते हैं कि इन्हीं के इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं, वो याद हो जाते हैं। आइए अब दूसरा ट्रिक समझते हैं। इन तीनों त्रिकोणमितीय रेशियो को याद करने का दूसरा ट्रिक है, ये देखिएगा, पहले अक्षरों को ध्यान में रखा गया है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हरा हरा भारत। पहले अक्षरों को देखें तो साइन थीटा P बटा H, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस,
दूसरे अक्षरों को देखें बी बटा एच, तो बेस बटा हाइपोटेनस, ये कॉस थीटा के लिए है। और तीसरा है परपेंडिकुलर अपन बेस। ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है जिससे आसानी से बच्चों को याद हो जाए। तीसरी ट्रिक भी है जो इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसे अंग्रेजी में भी लिखा गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया है कि पहले लाइन को पंडित बद्री प्रसाद को अंश में लिख लिया गया है और हर हर बोले को हर में लिख लिया गया है नीचे। तो देखिए पहले अक्षर को देखिए P बटा H, सोना चांदी तोले, S से साइन थीटा, पहला वाला जो है साइन थीटा के लिए है, C से कॉस थीटा, ये दूसरे वाला देखिए B बटे H बेस बटा हाइपोटेनस, और तीसरा T से टैन थीटा है जो बताएगा तीसरे वाले को P बटा B यानी लंब बटे आधार P बटे B। तो हम ये सब ट्रिक्स याद करने में सहयोगी होते हैं। और आइए हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को पढ़ने का कहाँ पे उपयोग होता है। पहले एक और ट्रिक समझ लेते हैं। यदि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड के रूप में अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि ये O बटा H, A बटे H और O बटा A होता है। इस रूप में याद करने के लिए हम O आह OA, O माने O बटे H, आह A बटे H और OA टैन थीटा के लिए है, क्रमशः जो है साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा को याद करने का ये भी एक ट्रिक है। आइए अब हम लोग उपयोग पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का क्या एप्लीकेशन है। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्राइंगल में काम करता है। तो यदि कोई बहुत ऊंची वस्तु है जैसे पहाड़ हो, कुतुब मीनार हो, ऊंचा टावर हो या बहुत ऊंचा पेड़ हो, बहुत ऊंची इमारत हो, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है। या आसमान में सूर्य हो, अदर स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, उनकी स्थिति उनका लोकेशन पता करने में भी ये ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त यदि समुद्र में या गहराई में कोई वस्तु पड़ी हो या समुद्र की गहराई ज्ञात करनी हो तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से उनकी स्थिति हम पता कर सकते हैं।